जब भी भारत के अंडरवर्ल्ड का जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले गूंजता है, दाऊद इब्राहिम। लेकिन उसी नाम के साए में एक और चेहरा भी था जो बहुत कुछ जानता था, बहुत कुछ संभालता था और शायद बहुत कुछ छुपाता भी था। हम बात कर रहे हैं उस औरत की जिसे दुनिया हसीना आपा के नाम से जानती है। दाऊद की बहन, लेकिन सिर्फ बहन कह देना उसके वजूद के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि उसने खुद अपने दम पर मुंबई की गलियों में ऐसा डर बिठा दिया था कि लोग उसके घर के सामने से गुजरने से पहले भी 2 बार सोचते थे। वो अदालतों में पेश हुई, वो पुलिस से घिरी रही, लेकिन कभी घबराई नहीं, क्योंकि शायद उसके पास वो राज थे जिनसे पूरा सिस्टम कांप जाता। उसका नाम जुड़ा था रियल एस्टेट से लेकर धमकियों तक, हफ्ता वसूली से लेकर राजनीतिक रसूख तक। और यही वजह है कि आज तक लोग पूछते हैं कि हसीना आपा के पास ऐसा क्या था जो उसे कभी कमजोर नहीं पड़ने देता था। क्या वो सिर्फ दाऊद की ताकत थी, या फिर उसके पास वो फाइलें थीं, वो कनेक्शन थे जिनका राज आज भी किसी को नहीं पता। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी औरत की कहानी जो दिखने में आम थी, लेकिन जिसकी जिंदगी के हर पन्ने में छुपे थे खौफ के किस्से, दबदबे की दास्तान और कुछ ऐसे अनसुने राज जो शायद अब तक आपसे छुपाए गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उसे राज को। दोस्तों, हसीना पारकर का जन्म मुंबई में हुआ था और वह दाऊद इब्राहिम कासकर की बहन थी। दाऊद के परिवार में कुल 12 भाई बहन थे और हसीना उनमें से एक थी। उनके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। और ये सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो रही होगी कि एक हेड कांस्टेबल का बेटा देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना और उसकी बहन मुंबई के डॉन की बहन से बढ़कर खुद एक ताकतवर नाम बन गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब दाऊद ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो उसके साथ उसके कई भाई भी जुड़ते गए। लेकिन हसीना का रास्ता थोड़ा अलग था। वो शुरू से शांत थी, गंभीर थी और घर की जिम्मेदारियों में शामिल थी। लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसा मोड़ दिखाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हसीना की शादी हुई थी इब्राहिम पारकर नाम के एक व्यक्ति से, जो मुंबई के ही एक इलाके नागपाड़ा में रहता था। इब्राहिम पारकर का खुद का एक छोटा सा बिजनेस था और वह सीधे रास्ते पर चलने वाला इंसान था। लेकिन जैसे जैसे दाऊद का नाम बड़ा होता गया और उसके दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती गई, वैसे वैसे उसका असर हसीना की जिंदगी पर भी पड़ने लगा। साल 1991 में हसीना की जिंदगी में वो हादसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जब उसके पति इब्राहिम पारकर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस मर्डर के पीछे जो नाम सामने आए वो थे अरुण गवली गैंग के लोग। ये वही समय था जब दाऊद और गवली के बीच दुश्मनी अपने चरम पर थी और गवली ने दाऊद को चोट पहुंचाने के लिए उसकी बहन के पति को ही अपना निशाना बना लिया। इस घटना के बाद हसीना में एक ऐसा बदलाव आया जिसकी कल्पना शायद उसके अपने भी नहीं कर सकते थे। उसने अपनी खामोशी तोड़ दी और एक ऐसे रूप में सामने आई जो बेहद सख्त और बेहद खतरनाक था। कहा जाता है कि पति की मौत के बाद हसीना ने घर से निकलना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी बातचीत में वो तीखापन आने लगा था जो सिर्फ ताकतवर लोगों की आवाज में होता है। और फिर एक समय ऐसा आया जब दाऊद के कई मामलों में हसीना की भूमिका बढ़ने लगी। दाऊद इस समय तक दाऊद देश छोड़ चुका था और दुबई जा चुका था, लेकिन भारत में उसके बिजनेस इंटरेस्ट अब भी मौजूद थे और उन सबको मैनेज करने की जिम्मेदारी धीरे धीरे हसीना ने संभाल ली। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में एक सादा सा घर, जहां से हसीना अपने सारे कामकाज को अंजाम देती थी। कोई बड़ा बंगला नहीं, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, लेकिन अंदर से जो ताकत थी वो इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी उस दरवाजे के भीतर जाने से पहले 10 बार सोचती थी। हसीना अब सिर्फ दाऊद की बहन नहीं थी, वो खुद एक नाम बन चुकी थी। हसीना को अब लोग आपा कहने लगे थे। उसका रुतबा ऐसा था कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या पैसे का लेन देन, हसीना का नाम सुनते ही लोग मामला सुलझा लेते थे और यही से लोग उसे धीरे धीरे माफिया क्वीन कहने लगे। एक ऐसा नाम जो बिना हथियार के लोगों को अपने इशारे पर चला सकता था। हसीना ने अपना ऑफिस अपने घर में ही बना रखा था, जहां लोग सुबह से लाइन में लगते थे। कोई जमीन का मामला लेकर आता था, कोई किराएदार से परेशान होता था और कोई तो सिर्फ इसलिए आता था कि उसे लगता था हसीना का नाम लेने से ही उसका काम हो जाएगा। और मजे की बात यह थी कि हसीना बिना किसी जोर जबरदस्ती के काम करा देती थी। लोग उसके फैसले को आखिरी फैसला मानते थे और कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था।
ये सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे कोई सरकारी ऑफिस हो और हसीना उस ऑफिस की सबसे बड़ी अधिकारी। वक्त के साथ साथ हसीना का नेटवर्क भी फैलता गया। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसके कांटेक्ट भी कई ताकतवर लोगों से थे। लेकिन इन सब के बीच वो हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद करती थी, मीडिया से दूर, कैमरों से दूर और पुलिस से भी दूर। लेकिन ये दूरी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि जब उसका नाम कई बड़े मामलों में आने लगा तो पुलिस की नजर उस पर टिक गई। हसीना पर आरोप थे कि वह दाऊद के सारे गैर कानूनी कारोबार को संभालती है, वह रियल एस्टेट में दखल देती है और कई बार उसका नाम जबरन वसूली के मामलों में भी सामने आया। लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो एक ऐसा चेहरा थी जो सब कुछ जानती थी लेकिन खुद कभी सामने नहीं आती थी। ये वो वक्त था जब दाऊद की गैरहाजिरी में मुंबई में उसका साम्राज्य बिखर रहा था, लेकिन हसीना उसे समेट रही थी। वो बिजनेस संभाल रही थी, पैसे इकट्ठा कर रही थी और सिस्टम से जुड़े लोगों को अपने इशारे पर चला रही थी। उसका नाम अब सिर्फ एक गैंगस्टर की बहन तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वह खुद एक किंग मेकर बन चुकी थी। कई बिल्डर तो उसकी परमिशन के बिना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करते थे और इसीलिए कई बार पुलिस ने हसीना के घर पर छापेमारी भी की, लेकिन हर बार वह साफ निकल जाती थी। हसीना के खिलाफ पहला बड़ा मामला तब सामने आया जब 1998 में एक बिल्डर ने आरोप लगाया कि उससे 1 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की गई और इसमें हसीना का नाम लिया गया। इस केस ने पूरे मीडिया में हलचल मचा दी, क्योंकि अब तक जो चेहरा हमेशा पर्दे के पीछे था वह अब एक पुलिस केस में सामने आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसे कभी कोर्ट में दोषी साबित नहीं कर पाई और यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। हसीना पर आरोप लगते रहे, वो थाने बुलवाई जाती रही, लेकिन हर बार वह मुस्कुराकर निकल जाती थी और यही बात उसे और भी ताकतवर बना देती थी। उसके काम करने का तरीका इतना साफ और पेशेवर था कि वो खुद कभी सामने नहीं आती थी और ना ही कभी किसी रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज मिलती थी। उसका हर मैसेज किसी और के जरिए पहुंचता था और यही वजह थी कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होते थे, ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग, ना कोई वीडियो और ना ही कोई गवाह जो उसके खिलाफ बोल सके, क्योंकि जो भी उसके सामने जाता था वो या तो डर जाता था या फिर उसके साथ खड़ा हो जाता था। हसीना के नाम से कई प्रॉपर्टी डील्स होती थी। कई बार तो बिल्डर खुद उसके पास आते थे कि आपा, इस जमीन पर केस चल रहा है, इसे निकलवा दो, और बदले में उसे लाखों की फीस दी जाती थी, जिसे लोग सेटलमेंट अमाउंट कहते थे। लेकिन ये सब कुछ ऐसे होता था जैसे कोई लीगल सर्विस ली जा रही हो। सब कुछ बेहद सिस्टमैटिक तरीके से होता था और इसी के चलते उसका नाम बार बार सामने आने के बावजूद उसे कभी सजा नहीं हो सकी। एक समय ऐसा भी आया जब हसीना का नाम बॉलीवुड से भी जुड़ने लगा। कहा जाता है कि कई फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर्स उसके जरिए प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करवाते थे और यहाँ तक कि कुछ फिल्में उसके और उसके परिवार से प्रेरित होकर बनती थीं। लेकिन हसीना हमेशा इन सब चीजों से दूर रही। उसने कभी भी लाइमलाइट में आना पसंद नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी थी। साल 2000 के बाद हसीना का दखल रियल एस्टेट में और ज्यादा बढ़ गया। अब वह सिर्फ नागपाड़ा या भायखला तक सीमित नहीं रही, बल्कि मुंबई के दूसरे हिस्सों में भी उसका नाम डर और दबदबे के साथ लिया जाने लगा। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस और पॉलिटिक्स तक उससे सीधे जुड़े हुए थे। कई बार पुलिस ने उसके लोगों को पकड़ा, लेकिन वो कुछ ही दिनों में बाहर आ जाते थे, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ गवाही नहीं देता था और जो देता था वह या तो लापता हो जाता था या फिर अपने बयान से पलट जाता था। हसीना का एक बेटा भी था, दानिश पारकर, जो शुरू में अपनी मां की तरह शांत और सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे उसकी मां का नाम बढ़ता गया वैसे वैसे उस पर भी पुलिस की नजरें टिकने लगी। दानिश पर भी कई मामलों में आरोप लगे और एक वक्त ऐसा आया जब दानिश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे ने हसीना को अंदर से तोड़ दिया। कहा जाता है कि उस वक्त वो हफ्तों तक किसी से नहीं मिली थी और उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई माँ अपने इकलौते बेटे को खोकर बिल्कुल खाली हो जाती है। उसके बाद भी हसीना ने खुद को संभाला और फिर से अपने काम में लग गई, लेकिन अब उसकी चाल पहले जैसी नहीं रही। अब उसमें एक थकावट थी, एक उदासी थी और एक किस्म की दूरी जो हर चीज से बन गई थी। उसने खुद को अपने पुराने गैंग से भी अलग कर लिया और सिर्फ अपने घर और दफ्तर तक सीमित कर लिया।
साल 2007 में एक और केस सामने आया जिसमें एक बिल्डर ने आरोप लगाया कि हसीना ने उससे 50 लाख रुपए की वसूली की और केस दर्ज कराया गया। इस बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया और उसे अदालत में पेश किया गया। लेकिन यहाँ भी कहानी वैसी ही रही, सबूत नहीं, गवाह नहीं और केस खत्म हो गया। हसीना के खिलाफ करीब 88 केस दर्ज हुए थे, लेकिन किसी भी केस में उसे सजा नहीं हुई, क्योंकि सबूत या तो मिलते ही नहीं थे या फिर मिटा दिए जाते थे। यही उसकी ताकत थी। वो बिना आवाज किए ऐसा नेटवर्क चला रही थी जो आज के कई बड़े सिस्टम से बेहतर काम करता था। हसीना भले ही अभी भी खुद को दबंग दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी औरत थी जिसने अपने बेटे को खो दिया था, जिसने अपने भाई की गैर मौजूदगी में एक ऐसे अंधेरे को संभाला था जिसमें हर दिन खतरा था, हर रात बेचैनी थी और हर सुबह एक नया डर। इसी बीच दाऊद इब्राहिम जब पाकिस्तान चला गया और भारत की एजेंसियां उस तक पहुंच नहीं पा रही थीं, तब हसीना पर वो सारी नजरें टिकने लगी थीं जो पहले दाऊद के पीछे लगी थी। अब हर दूसरा अधिकारी, हर तीसरा पत्रकार और हर चौथा पुलिस वाला यही चाहता था कि किसी भी तरह हसीना को गिराया जाए, ताकि दाऊद की मुंबई वाली जड़ें पूरी तरह काटी जा सके। लेकिन मुश्किल ये थी कि हसीना कभी सामने आती ही नहीं थी, ना कोई बयान, ना प्रेस में कोई इंटरव्यू और ना ही कभी किसी ओपन प्लेस में उसकी मौजूदगी। ये खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी और उसी खामोशी में उसकी ताकत भी थी। लेकिन वक्त बदल रहा था, हसीना की उम्र बढ़ रही थी, उसका शरीर कमजोर हो रहा था और उसके चारों तरफ जो लोग थे उनमें भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कई पुराने साथी या तो मारे गए या जेल चले गए और कुछ ने अपनी पहचान और रास्ते बदल लिए। अब हसीना पहले की तरह ताकतवर नहीं रही। अब वो ज्यादा वक्त अपने घर में बिताने लगी थी। पहले जहां दिन भर उसके घर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां सन्नाटा छाने लगा था। साल 2010 के आसपास हसीना पर फिर एक बड़ा इल्जाम लगा। इस बार मामला एक जमीन विवाद का था, जहां एक बिल्डर ने कहा कि हसीना ने उससे जबरन सौदा करवाया और पैसे लिए। इस बार पुलिस ने थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाया, उसे गिरफ्तार भी किया गया और कई बार कोर्ट में पेशी भी हुई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस कोई ठोस सबूत नहीं ला सकी और केस फिर खत्म हो गया। लेकिन इस बार केस का असर हसीना पर हुआ। उसने अब खुद को और ज्यादा सीमित कर लिया। कहा जाता है कि वो दिन भर एक ही कमरे में बैठी रहती थी, मोबाइल फोन से सारे काम करवाती थी और बाहर की दुनिया से लगभग कट चुकी थी। लोग अब भी उसे डर और इज्जत दोनों से याद करते थे, लेकिन अब वो पहले वाली आपा नहीं रही थी। अब वो एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, जिसे ना शोहरत की भूख थी, ना पैसे की और ना ही किसी ताकत की जरूरत। हसीना का परिवार अब छोटे हो गया था। उसका एक बेटा पहले ही मर चुका था, बेटी शादीशुदा थी और खुद हसीना अब बीमार रहने लगी थी। उसका वजन बढ़ गया था, शुगर, ब्लड प्रेशर और कई दूसरी बीमारियों ने उसे घेर लिया था। लेकिन फिर भी जब भी किसी इलाके में उसका नाम लिया जाता था तो लोग अब भी उसी डर से सिर झुका लेते थे। कई बार ऐसा भी हुआ जब पुलिस ने हसीना के नाम पर कोई ऑपरेशन किया और दावा किया कि उसने दाऊद के नेटवर्क को मुंबई में दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन हर बार की तरह हसीना खुद सामने नहीं आई। उसकी ओर से कोई वकील या करीबी जवाब दे देता था और केस वहीं खत्म हो जाता था। इसी बीच साल 2014 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हसीना की जिंदगी को और भी तन्हा बना दिया। उसका सबसे करीबी विश्वास पात्र, जिसे लोग उसका राइट हैंड मानते थे, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और इसके बाद हसीना पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि अब वक्त आ गया है जब उसे भी अपने सारे काम बंद कर देने चाहिए। उसने कई पुराने फाइल्स जला दिए, पुराने नंबर बंद करवा दिए और कहा जाता है कि उसने अपने कुछ लोगों से कहा कि अब मैं सिर्फ एक माँ और बीमार औरत हूँ, अब मुझे कोई काम नहीं करना। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने नेटवर्क को कमांड किया। हालांकि ये बातें कभी साबित नहीं हो सकी, लेकिन ये जरूर सच है कि हसीना ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी खुलेआम किसी को धमकी नहीं दी, कभी भी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर भी उसका नाम इतना भारी हो गया था कि उसका सिर्फ नाम ही काफी था। किसी को झुकाने के लिए उसके विरोधी भी मानते थे कि हसीना का तरीका बाकी लोगों से अलग था। जहां बाकी डॉन गोली से बात करते थे, वहां हसीना सिर्फ एक बार बात करके सब कुछ सुलझा लेती थी। उसका फोन उठाना ही सामने वाले के लिए काफी होता था और इसीलिए उसे मुंबई की क्वीन कहा जाने लगा था। जैसे जैसे साल बीतते गए,
हसीना अब और बीमार रहने लगी। उसके इलाज के लिए डॉक्टर आते थे, लेकिन वो अब भी बहुत कम बोलती थी। उसका दिन बस एक कमरे में गुजरता था, जहां एक पुरानी सी कुर्सी पर वो बैठी रहती थी और दीवारों को देखती रहती थी। शायद अपनी पुरानी यादों को दोहराती थी, अपने बेटे को याद करती थी, अपने भाई से हुई आखिरी बातों को सोचती थी और सोचती थी कि आखिर ये सब कहाँ खत्म होगा। उसका एक सपना था कि वो अपने बेटे के नाम से कोई अस्पताल या ट्रस्ट बनाए, लेकिन उसका ये सपना अधूरा ही रह गया, क्योंकि अब हालात और समय उसके साथ नहीं थे। और शायद ताकत के इस खेल में इंसान कब थक जाता है, ये वो खुद ही नहीं समझ पाता। जब कोई नाम सालों तक एक शहर की दिमाग में बस जाए, जब किसी की मौजूदगी लोगों की सोच में डर बनकर बैठ जाए, और जब कोई इंसान सिर्फ खामोशी से इतना कुछ कर जाए कि पूरी एक पीढ़ी उसे कहानी नहीं हकीकत मानने लगे, तो उस इंसान की मौत भी एक रहस्य बन जाती है। हसीना पारकर की मौत भी कुछ ऐसी ही थी। साल 2014 में मुंबई के एक पुराने इलाके नागपाड़ा में उसके घर पर अचानक खबर आई कि हसीना अब इस दुनिया में नहीं रही। खबर सुनते ही जैसे सन्नाटा फैल गया। पुलिस, मीडिया और पुराने जानने वालों की भीड़ उसके घर के बाहर लग गई, लेकिन अंदर सिर्फ एक बेजान शरीर पड़ा था जो अब कुछ नहीं कह सकता था। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। पिछले कई महीनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की बीमारी ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। वो ना ठीक से चल पाती थी, ना ज्यादा बोलती थी, और ना ही अब पहले जैसी कोई ताकत उसमें बची थी। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसके नाम की धमक पहले जैसी ही थी। उसी रात सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, हसीना आपा, और लोग यही जानना चाहते थे कि अब उसके बाद कौन उसके काम को संभालेगा। क्या दाऊद ने कभी उसके जाने पर कोई रिएक्शन दिया? क्या उसका कोई वारिस है जो उसकी तरह फिर से मुंबई में डर बनकर उभरेगा? लेकिन सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। हसीना पारकर की अंतिम यात्रा बहुत सादगी से की गई। कोई बड़ा तामझाम नहीं, ना ही किसी बड़े नाम की मौजूदगी। बस कुछ करीबी लोग, उसकी बहन और बेटी मौजूद थीं, और वो शहर जिसने कभी उससे डर खाया, उसी शहर ने उसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन उस दिन भी उसके जनाजे के आसपास पुलिस की तैनाती रही। कई पत्रकार चुपचाप तस्वीरें ले रहे थे, क्योंकि हसीना की मौत एक खबर नहीं थी, वो एक कहानी थी जो खत्म तो हो गई, लेकिन सवाल छोड़ गई। उसके मरने के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि अब दाऊद के नेटवर्क की एक बड़ी कड़ी टूट गई है। लेकिन कुछ अफसर ये भी कहते थे कि हसीना के रहते दाऊद को मुंबई की हर हलचल की खबर मिलती रहती थी, और अब वो चैनल बंद हो गया है। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया। लेकिन ये बात भी सच है कि हसीना की मौत के बाद मुंबई में कई ऐसे लोग फिर से उभरने लगे थे जो पहले उसके नाम से दबे हुए थे। हसीना के मरने के बाद उसके घर को लेकर भी कई विवाद हुए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हसीना से पैसे देकर जमीन खरीदी थी, तो कुछ ने कहा कि वो संपत्ति सरकार की है, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड के पैसे से बनी थी। फिर मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन जैसे हसीना के जीते जी कोई उसे नहीं हिला पाया, वैसे ही उसके मरने के बाद भी उसकी संपत्तियों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया, और सब धीरे धीरे शांत होता गया। लेकिन हसीना पारकर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के 3 साल बाद, यानी साल 2017 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था हसीना पारकर। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने हसीना का रोल निभाया और उनके भाई सिद्धांत कपूर ने दाऊद का किरदार निभाया। फिल्म के आने से पहले ही चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि ये पहली बार था जब हसीना की जिंदगी को पर्दे पर दिखाया जा रहा था। लेकिन फिल्म आई और चली भी गई। लोगों को वो दम नहीं दिखा जो असली हसीना की जिंदगी में था। कुछ लोगों ने फिल्म की तारीफ की, तो कुछ ने कहा कि ये हकीकत से काफी दूर है और बस एक ड्रामा है। हसीना के परिवार वालों ने इस फिल्म पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। शायद वो नहीं चाहते थे कि फिर से पुरानी बातें उखाड़ी जाए। लेकिन फिल्म में जो दिखाया गया वो हसीना के उस पक्ष को सामने लाता है जो कई लोग जानना चाहते थे, जैसे कि वो कैसे काम करती थी, कैसे लोगों से डील करती थी, और कैसे एक औरत होकर भी पूरे शहर के डर की वजह बन गई थी। हालांकि ये सब पूरी तरह सच था या नहीं, ये आज तक कोई नहीं जानता। आज अगर नागपाड़ा इलाके में जाकर किसी बुजुर्ग से पूछो कि हसीना आपा कौन थी, तो वो चुप हो जाता है, कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, बेटा, वो एक नाम था जिसे सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे। उसकी एक फोन कॉल पर बिल्डर समझौता कर लेता था, उसका कहा हुआ आखिरी होता था, और उसकी इजाजत के बिना वहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता था।
लेकिन हसीना की जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास ये था कि उसने कभी खुद को डॉन नहीं कहा, कभी खुद को माफिया लीडर नहीं बताया, लेकिन फिर भी लोग उसे वही मानते रहे क्योंकि उसके नाम से डर था, उसके नाम से सिस्टम हिलता था और उसका नाम ही उसकी पहचान बन गया था। आज हसीना नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा है। उसकी तस्वीरें अब भी कुछ पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स में मिलती हैं, उसकी फाइलें अब भी सरकारी दफ्तरों में पड़ी हैं और उसकी यादें अब भी मुंबई की गलियों में घूमती हैं। एक औरत जिसने न अपना नाम खुद चुना, न ही अपनी पहचान, लेकिन हालात ने उसे बना दिया एक ऐसे मुकाम पर जहां लोग उसके सामने झुकते थे। हसीना पारकर की कहानी उस सोच को तोड़ती है जो कहती है कि सिर्फ मर्द ही ताकतवर हो सकते हैं। उसकी कहानी बताती है कि एक औरत भी सिस्टम को समझ सकती है, उसे मोड़ सकती है और उसे अपने हिसाब से चला सकती है, बिना हथियार के, बिना शोर के और बिना खुद को सामने लाए। शायद इसीलिए लोग उसे रानी कहते थे, मुंबई की काली दुनिया की रानी, जिसे कोई नहीं चुन सका लेकिन जिसे हर कोई जानता था, एक छाया की तरह जो हर जगह मौजूद थी लेकिन कभी किसी को सीधे दिखाई नहीं दी। अब जब उसका नाम लिया जाता है तो कुछ लोग उसे एक अपराधी के रूप में याद करते हैं, कुछ लोग उसे एक मजबूत औरत के रूप में और कुछ लोग उसे एक रहस्य के रूप में, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो भी था वो कभी पूरी तरह सामने नहीं आया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। हसीना पारकर मर गई, लेकिन उसके नाम की गूंज अब भी उस शहर की इमारतों से टकराकर लौटती है जहां वो कभी बैठती थी, जहां से वो सब कुछ चलाती थी और जहां से उसने वो सब देखा जिसे हम सिर्फ फिल्म में देख पाते हैं। यही थी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की पूरी कहानी। एक ऐसी औरत जो जुर्म की दुनिया में खामोशी से सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंची और फिर बिना शोर किए उसी खामोशी में खो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको यह वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।